गुड मॉर्निंग क्लास 9। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। ओके, इन क्लास 8 एंड 9 वी हैव लर्न अबाउट द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एज द कॉसेस ऑफ मोशन। हमने 8 और 9 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में मोशंस क्या है और उसके एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ द मोशन, और हमारे पास में जो मोशन है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, वो है फोर्स। We have learned that the force is needed to change the speed or directions of a motions of any objects। हमारे पास में अगर हमें किसी की भी स्पीड चेंज करनी है या डायरेक्शन चेंज करनी है किसी भी मोशंस की, तो हमें उसके लिए क्या है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। We always observe that an object drops from the heights falls towards the earth। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करें, मतलब अपने हाथ में पकड़ के छोड़ते भी हैं, तो हमारे पास में वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, मतलब अर्थ की तरफ ही फॉल्स होता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, द मून गोस अराउंड द अर्थ। हमारे पास में सभी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड, मतलब के राउंड घूमते हैं। द मून गोस अराउंड द अर्थ, और जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट्स होता है, मतलब के घूमता है। इन ऑल द दिस केसेस दिस मस्ट बी सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इस केसेस में हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ फोर्स लगते हैं। द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेट्स ऑन द मून, द प्लैनेट्स एंड द मून इज अ न्यूटन्स ग्रैप्स दैट्स द सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमारे पास में न्यूटन्स ने बताया कि हमारे पास में सभी कुछ फोर्सेस हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दिस फोर्सेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशनल एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। वी शैल डिस्कस द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन द अर्थ। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसी लगती है या फिर किस तरीके से इफेक्ट डालती है। वी शैल स्टडी हाउ टू अ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। वी शैल आल्सो डिस्कस द कंडीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोट इन लिक्विड्स। हमारे पास में अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो वेट है वो भी कैसे प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और लिक्विड्स के अंदर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे फ्लोट करते हैं, कैसे डिप होते हैं, इन सभी की चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं ग्रेविटेशन। वी नो डैट द मून गोस अराउंड द अर्थ। हमारे पास में मून है वो अराउंड सन के अराउंड घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड्स रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट्स पे जाता है, उसके बाद में नीचे की तरफ लौट के आता है। It is said that when the Newtons was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both cases? He conjectured that the same types of a forces is responsible in the both cases। हमारे पास में क्या हुआ कि एक न्यूटन्स थे जो कि किसी एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर आके एक सेब पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास में कोई फोर्स है जो कि मतलब कि अर्थ है या फिर कोई भी एक अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगाई जा रही है जो कि एप्पल्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या हमारे पास में मून है वो भी तो इसके चारों तरफ राउंड होता है, तो क्या ये अर्थ इस मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती है, अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेती है। He argued that the each points of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it is must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth। यदि हमारे पास में मून है अर्थ के चारों तरफ राउंड कर रहा है तो ये भी तो किसी ना किसी अर्थ के किसी पॉइंट पे आके फॉल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो चारों तरफ घूमते ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? Let us try to understand the motions of the moon by recalling the activities 8.11। जैसे कि हमारे पास में ये क्या दिखा रहा है कि कोई भी एक स्टोन है जो कि थ्रेड के थ्रू बांधा हुआ है और इसको हम राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो इस थ्रेड के द्वारा हमारे पास में दो फोर्सेस लगती हैं। एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक होती है हमारे पास में टूवर्ड्स द सेंटर और एक होती है आउटवर्ड्स द मोशन, मीन्स टेंजेंट के थ्रू लगती है। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। हमारे पास में टू फोर्सेस लगती हैं।
तो अब मैं इसको पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि हमारे पास में हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आई थिंक 8th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 9th में हमने फोर्स एंड मोशन में पढ़ेंगे कि हमारे पास में जब भी दो फोर्सेस लगती हैं और एक दूसरे से 90 के एंगल्स पे होती हैं, यानी कि हमारे पास में फोर्स और मोशन एक दूसरे से 90 के एंगल पे होते हैं, तो हमारे पास में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर के F.ds कॉस थीटा, यानी कि अगर हमारे पास में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमारे पास में वर्क डन जीरो होगा। तो अब इसी के ऊपर हम आगे देखिए पढ़ते हैं, ये हमारे पास में क्या कहना चाहता है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट्स। हमारे पास में जब हम सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज होती है एट एवरी पॉइंट्स पे, क्योंकि हमारे पास में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है एट एवरी पॉइंट पे। द चेंज इन द डायरेक्शंस इन्वॉल्व द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सीलरेशन। तो वही बात है, अगर हमारे पास में कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी एवरी पॉइंट पे क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी क्या होती है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन भी चेंज होता है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। हमारे पास में जो कंटिन्यूसली जो इसके अंदर जो स्पीड चेंज हो रही है, द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सीलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड अ सेंटीपिटल फोर्स। हमारे पास में जो फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगती है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जो मेरे पास में इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, स्टोन के ऊपर एक लगती है टूवर्ड्स द सेंटर, वो होती है सेंटीपिटल फोर्सेस। सेंटीपिटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स। द एब्सेंस ऑफ दिस force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent on the circular path. और हमारे पास में इसके along एक और फोर्स लगती है, वो लगती है इसकी टेंजेंट पर। टेंजेंट मतलब अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट ये हो गया, इसके टेंजेंट पर फोर्स लगती है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसके पास में दो फोर्स लगती हैं, एक लगती है सेंटीपिटल और एक लगती है सेंटीफ्यूगल। सेंटीफ्यूगल लगती है एट अ टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट और सेंटीपिटल लगती है एट द सेंटर। तो इस पे दो फोर्सेस के कारण द मोशंस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। इफ वर नो सच फोर्सेस द मून वुड परस्यू इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हमारे पास में सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी तो हमारे पास में जो मून है वो इस तरीके से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। इट इज सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। जो हमारे पास में जो पेड़ से एप्पल गिरा वो हमारे पास में अर्थ के ऊपर आके गिर गया, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक अपने किसी भी पॉइंट्स पर गिर जाएगा, अर्थ के किसी भी पॉइंट्स पर फॉल हो जाएगा मून। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल को अर्थ ने अट्रैक्ट किया? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। वाई, मतलब कि वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल, कि क्या हमारी अर्थ है वो एप्पल की तरफ गई। वाई, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशंस द एप्पल डस अट्रैक्ट द अर्थ। क्या अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ के हिसाब से क्या एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। According to the second law of motions, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of object। जो हमारे पास में सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या है, क्या फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स द एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक्सीलरेशन बढ़ाना है तो मास घटेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर दैट ऑफ द अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। जो हमारे पास में मास है वो क्या है, अर्थ की तुलना में नेग्लिजिबल है, तो हमें वो क्या होगा, अर्थ की तरफ मतलब अर्थ का एप्पल की तरफ मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। एक्सटेंड द सेम एग्रीमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो मून है,
अपने अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट पार्ट है अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।